हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद अ न्यू लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। स्टूडेंट्स, अभी तक के 3 लेक्चर्स के अंदर आपने 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज क्लियर किए हैं, फैराडे लॉ एंड लेंज लॉ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देख रखी तो उस वीडियोस को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप उनको देख सकते हो। स्टूडेंट्स, अभी तक की क्लासेस के अंदर आपने इंडक्शन एक स्टैटिक सर्किट में करके देखा, एक डायनेमिक सर्किट में करके देखा। जब स्टैटिक सर्किट में करके देख रहे थे हम फैराडे एंड लेंज लॉ के डिस्क्रिप्शंस पढ़ रहे थे। बट जब हमने सर्किट को डायनेमिक सिचुएशन में लाने की कोशिश करी, देन एट दैट टाइम द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ, जो कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में ही कवर किया है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर आप किसी सर्किट में ईएमएफ जनरेट नहीं करवा के एक मेटालिक कंडक्टर के अंदर ईएमएफ जनरेट करवाओगे। मेटालिक कंडक्टर, लेट अस कंसिडर मेटालिक कंडक्टर, एक शीट हो या कोई भी रिजिड कंडक्टर है। जैसे कि अभी तक जो हमने किया वो एक कॉइल के अंदर ईएमएफ जनरेट करवाया था, किसी एक सर्किट के अंदर ईएमएफ जनरेट करवाया था। ये था फैराडे लॉ की एक्सप्लेनेशन के टाइम पे एक छोटी सी एक्टिविटी जो हमने परफॉर्म की थी, नॉर्थ साउथ व्हेन वी डिस्प्लेस टू एंड फ्रो दिस मैग्नेट देन एन ईएमएफ विल इंड्यूस्ड एंड दैट इज डिटेक्टेड बाय दैट गैल्वेनोमीटर। इन सेकंड केस जो हमने लास्ट क्लास में मोशनल ईएमएफ किया है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म थी, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, बट हमने अपने सर्किट को मूव करवाने की यहां से स्टार्ट कर दिया, मूव करवाना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण सर्किट ने फ्लक्स को कट करके फ्लक्स में चेंज आया सर्किट के अंदर, क्लोज्ड एरिया के अंदर, और दैट चेंज इन एरिया विल इंड्यूस एन ईएमएफ। बट आज की क्लास के अंदर हम किसी सर्किट पे काम नहीं कर रहे, हम एक मेटल या किसी कंडक्टर के पीस के ऊपर काम कर रहे हैं, किसी रिजिड बॉडी के ऊपर काम कर रहे हैं, कंडक्टिंग रिजिड बॉडी के ऊपर। सो जो एडी करंट है उसको मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूं। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे यूनिफॉर्म है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सेम पैटर्न में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। बट अब की बार हमने क्या किया, एक ब्रॉड पीस ऑफ कंडक्टर कंसिडर किया और इसको ऐसे पेंडुलम की तरह रोटेट किया, इस टाइप से पेंडुलम की तरह रोटेट किया। लेट अस कंसिडर यू एज अ नॉर्थ पोल एंड मी एज अ साउथ पोल, एंड दिस इज द मेटालिक कोर दैट इज ऑसिलेटिंग लाइक दिस। हुआ क्या, जब ये मेटालिक कोर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं था और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होने जा रहा था, देन कैन आई से द मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग, can I say the magnetic flux in increasing through this metallic sheet? और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रही है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रही है, देन अकॉर्डिंग टू फैराडे एंड लेंज लॉ, देन अकॉर्डिंग टू फैराडे एंड लेंज लॉ, क्या मैं कह सकता हूं, इफ यू आर नॉर्थ पोल देन दिस फेस एक्ट लाइक अ नॉर्थ पोल, एंड इफ I was a south pole, then this face of the metallic sheet act like a south pole. Means to say that जैसे ही ये पेंडुलम की तरह इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करने जाएगा, then magnetic flux increases and according to Lenz law, induced EMF will oppose the increase and induced EMF will support the decay. और जैसे ही ये शीट बाहर जाएगी उस रीजन से, मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से जैसे ही बाहर जाएगी, उस टाइम पे क्या होगा, अब जब मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से बाहर जा रही है शीट, देन शीट के अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, चेंज इन फ्लक्स तो अब भी है, ईएमएफ अब भी इंड्यूस होगा, बट इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। जैसे कि ये वाला फेस पहले नॉर्थ की तरह एक्ट कर रहा था, बट जैसे ही ये बाहर की तरफ जाएगा ये साउथ की तरह एक्ट करने लग जाएगा, बिकॉज नॉर्थ साउथ अट्रैक्शन, बिकॉज दिस टाइम द फ्लक्स इज डिकेइंग एंड अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इट विल सपोर्ट द डिके। अगर आप नॉर्थ पोल हो तो ये साउथ पोल की तरह ट्रीट करेगा, अगर मैं साउथ पोल हूं देन ये नॉर्थ पोल की तरह ट्रीट करेगा। और नॉर्थ और साउथ में ये बीच में नाम आ गया एडी,
ये नाम कहां से आ गया? करंट तो समझ में आया, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है यहां पे इस टाइप से एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, ये नॉर्थ पोल है ना, मैं इस फेस को कंसिडर कर रहा हूं, सो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज इस टाइप से। ओके, सो करंट तो समझ में आता है कि करंट का यहां पे इंडक्शन हुआ है, बट व्हाट इज एडी? एडी होता क्या है स्टूडेंट्स? एडीज आर द symmetry of concentric circles that induces in any liquid layer, uppermost layer of any liquid, when we drop any stone to that liquid। मतलब जैसे ही हम किसी भी लिक्विड के अंदर कोई स्टोन फेंकेंगे तो उसके अंदर जो कोसेंट्रिक सर्कल की सिमेट्री निकल के आती है ना, उसको हम बोलते हैं एडीज, भंवर टाइप। हाँ, जैसे सर्कल बनता है उसके बाद अगर फर्दर वो जो सर्कल्स बड़े होते जाते हैं उन सर्कल्स को हम बोलते हैं एडीज। एंड यहां पे भी हमें सेम इसी टाइप की सिमेट्री मिल रही थी, सो दैट्स व्हाई वी कंसीडर दिस करंट एज एडी करंट। क्या मैथमेटिकली इसका कोई इंफ्लुएंस है स्टूडेंट्स? मैथमेटिकली इसका एक छोटा सा इंफ्लुएंस है बस, कि एडी करंट का प्रिंसिपल क्या है? इट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ फैराडे एंड लेंज लॉ। मैथमेटिकल इंफ्लुएंस इसका सिर्फ इतना सा है, एडी करंट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ फैराडे एंड लेंज लॉ। नाउ जैसा कि हमने फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ पढ़ा था, चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो करंट is equal to total potential divided by resistance. So if you have to find this eddy current, magnitude of eddy current, then you have to use this formula for finding magnitude of induced EMF. And now students, as EMF is induced, as current is induced, so can I say heating effect is also induced? हीटिंग इफेक्ट भी इंड्यूस होगी, और अगर हीटिंग इफेक्ट इंड्यूस होगी तो ये करंट तो हमारे लिए एक डिसएडवांटेज क्रिएट कर रहा है। हाँ, दूसरी चीज, जब मैं कह रहा हूं कि ये नॉर्थ पोल क्रिएट करेगा इस टाइप से, और जब बाहर जाएगा तो साउथ पोल क्रिएट करेगा। जब अंदर एंटर हो रहा है तो नॉर्थ नॉर्थ रिपल्शन, नॉर्थ साउथ साउथ रिपल्शन, दोनों साइड से रिपल्शन मिलेगी। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि इसकी मोशन डैम्प हो रही है यहां पे? और अगर इसकी मोशन डैम्प हो रही है तो इसका डिसएडवांटेज, यहां पे मैं इसकी डिसएडवांटेज के अंदर ये नहीं लिख सकता कि फर्स्ट डिसएडवांटेज है इसकी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। ये जो डिसएडवांटेज ऑफ एडी करंट है, दूसरी डिसएडवांटेज एडी करंट की है हीट लॉस। क्योंकि स्टूडेंट्स, जो हीट की फॉर्म में लॉस हो रहा है वो हमारी ही तो पावर है, हमारा ही तो वर्क डन है। जो एक्सटर्नल करंट, जो एक्सटर्नल मैकेनिकल वर्क डन है, वो मैकेनिकल वर्क डन का यहां पे लॉस हो रहा है। सो देयर वाज अ लॉस, मैकेनिकल लॉस ऑल्सो। ये तो है स्टूडेंट्स डिसएडवांटेज। अब ये डिसएडवांटेज होती कहां है प्रैक्टिकल लाइफ में? डिसएडवांटेज ये जो मैंने लिखवा, ये होती कहां है? सो स्टूडेंट्स, ये जो हीट का लॉस है, ये हीट लॉस आपने अभी आने वाले लेक्चर्स के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है, दैट इज ट्रांसफॉर्मर। जिस भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में कोई भी मेटालिक कोर विद मैग्नेटिक फील्ड लाइन एडमिट किया जाता है, असेंबल किया जाता है, उस मेटालिक कोर के अंदर एडी करंट 100% चलता ही चलता है। सो यहां पे जो ट्रांसफॉर्मर है, इलेक्ट्रिक मोटर है, इनके अंदर क्या एडी करंट के कारण ये लॉस होता है, हीटिंग लॉस होता है। इसी के कारण हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है। और वो हीटिंग इफेक्ट कहां से आ रहा है? हमारे इनपुट करंट से ही तो आ रहा है। अगर वो हीटिंग इफेक्ट नहीं आता तो हमारे पास हमारा जो पावर सप्लाई थी वो पावर वेस्ट नहीं होती। हाँ, सो ये हीट लॉस
एडी करंट लॉस जो ट्रांसफॉर्मर में जनरेट होता है वो इसी के कारण होता है। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग एक तरह से डिसएडवांटेज ना कह के हम कई जगह पे इसकी एडवांटेज भी फील करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग टोटली डिसएडवांटेज ना कह के कई जगह पे डिसएडवांटेज तो है यहाँ पे, क्योंकि मोशन रेस्ट्रिक्ट होता है। कहीं पे भी कोई भी मेटालिक कोर अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऑसिलेट हो रहा है तो मोशन रेस्ट्रिक्ट होता है। वो रेस्ट्रिक्शन ऑफ मोशन हमारे डेड बीट गैल्वेनोमीटर जो आते हैं उसके अंदर ही एडवांटेज बन के भी आता है। सो इसको टोटल डिसएडवांटेज ना कह के हम एक यहां पे इसकी छोटी सी एडवांटेज भी पढ़ेंगे। एक जो ये एप्लीकेशन है इसकी, बेसिकली एडवांटेज कह लो या एप्लीकेशन कह लो, डेड बीट गैल्वेनोमीटर। अब ये क्या है? डेड बीट गैल्वेनोमीटर क्या होता है? स्टूडेंट्स, डेड बीट गैल्वेनोमीटर को मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझाऊंगा। देखो, जो पुराने टाइम पे स्कूटर्स यूज होते थे, स्कूटर, अभी तो बाइक्स और स्कूटी, इन्होंने स्कूटर्स का रोल बिल्कुल ही खत्म कर दिया, बट फिर भी कहीं कहीं पे स्कूटर्स दिखेंगे। उन स्कूटर्स के अंदर जो स्पीडोमीटर होता था, उस स्पीडोमीटर की स्पीड राइज कैसे होती थी? उस स्पीडोमीटर की स्पीड थोड़ा इस टाइप से राइज होती थी, ऐसे। ये जो है ना, ये स्पीड तो दिखाएगा ही दिखाएगा, बट अपनी पोजीशन पे ऐसे ऐसे ओसिलेट भी होगा, अपनी पोजीशन पे ओसिलेट भी होगा। स्पीड राइज होती हुई, स्पीड फॉल होती हुई, ये भी दिखाएगा, बट अपनी पोजीशन पे ओसिलेट भी होता रहेगा। हाँ, ये हर एक स्टूडेंट ने नोटिस जरूर किया होगा। गैल्वेनोमीटर में भी सेम ऐसा ही होता है। जब गैल्वेनोमीटर करंट डिटेक्शन के काम आता है तो करंट की डायरेक्शन में एक तो शार्पली पहुंचे, बिल्कुल जितना भी करंट जिस डायरेक्शन में, जितने भी मैग्नीट्यूड का करंट है, एक तो बिल्कुल शार्पली पहुंचे, और एक उस पॉइंट पे जाके ऐसे ऐसे ओसिलेट करने लग जाए। या जहां पे भी जब करंट हमने फीड नहीं किया तो वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे भी ऐसे एक बार थोड़े से ओसिलेशन दिखाए। सो ऐसे सिचुएशंस को ओवरकम करने के लिए, शार्प इंक्रीज और शार्प फॉल करवाने के लिए आपको ये जो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग बताई, ये जो डेड बीट गैल्वेनोमीटर में एडी करंट यूज होता है, ये यहां पे एडी करंट एज ए एडवांटेज भी काम आता है। देखिए, गैल्वेनोमीटर में आपने लास्ट चैप्टर के अंदर गैल्वेनोमीटर की कंप्लीट प्रिंसिपल वर्किंग पढ़ रखी है, जो इसी के अंदर अगर मैं थोड़ा मॉडिफाई करके दिखाऊं, यहीं पे साउथ पोल और ये बीच में कॉइल हुआ करती थी, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप विद अ पॉइंटर। यहाँ पे जो कॉइल हुआ करती थी, ये कॉइल नीचे हेयर स्प्रिंग से कनेक्ट थी। इतना अगर है, देन वी कैन से दैट इट इज नॉट अ डेड बीट गैल्वेनोमीटर। बट हमने जो पढ़ रखा है उसके अंदर बीच में यहां पे एक सॉफ्ट आयरन कोर भी आप पढ़ते थे। आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग दिस सॉफ्ट आयरन कोर, वी कैन से दैट द कोर will induce an eddy current, and if the core will induce an eddy current, then it will oppose the motion, it will restrict the unwanted motion। और अगर अनवांटेड मोशन रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, सो स्टूडेंट्स, एडी करंट एज एन एडवांटेज, शार्प इंक्रीज और शार्प राइज और शार्प फॉल में काम आ रहा है। दूसरी इसकी जो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन ट्रांसफॉर्मर में जो मैंने बताया हीट का लॉस होता है, इस लॉस को भी ओवरकम करने के लिए, इस लॉस को ओवरकम करने के लिए हमने तरीके निकाले कि हाउ टू रिड्यूस एडी करंट। तरीके क्या है वो भी सुन लो। हम दो तरीके से एडी करंट को रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? एक तो देखो, एडी करंट कम करना है तो एडी करंट के एक बार फॉर्मूले पे जाओ। अभी अभी हमने करंट का क्या फॉर्मूला पढ़ा था? -d∅dt डिवाइड बाय R। रेजिस्टेंस जितना बड़ा उतना छोटा करंट।
कैन आई से? हाँ, रेजिस्टेंस जितना बड़ा उतना छोटा करंट। अब रेजिस्टेंस कैसे बढ़ाएं? रेजिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए कैन आई से लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीज कर दी जाए, या उस वायर का जो पाथ है वो बढ़ा दिया जाए। पहले ये पाथ था, बट अगर मैं कहूं यहां पे मैंने इस रेक्टेंगुलर शीट को इस टाइप से ब्रेक कर दिया, इस टाइप से इस रेक्टेंगुलर शीट के अंदर इसको इस टाइप से ब्रेक कर दिया, देन कैन आई से कि ये जो रेक्टेंगुलर शीट है, अब इसके जो वायर्स लूप है वो लंबा रास्ता ट्रेवल करने लग जाएंगे। इफ लेंथ इज इंक्रीजेज, लेंथ ऑफ करंट, लेंथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इंक्रीजेज, देन कैन आई से करंट विल डिक्रीजेज। एंड ये कौन सा करंट डिक्रीज हुआ है? ये करंट एडी करंट डिक्रीज हुआ है। सो एडी करंट को रिड्यूस करने के वे टू रिड्यूस एडी करंट, एडी करंट को रिड्यूस करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट, बाय यूजिंग लैमिनेटिंग कोर, by using laminating core. Second one is by using a number of metallic pieces instead of, अभी मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके भी बताऊंगा इसका, instead of a single rigid conductor. सभी के घरों में एक वोल्टेज रेगुलेटर होता है। उस वोल्टेज कभी पहले अकेले फ्रिज के लिए, अकेले टीवी के लिए ऐसे लगाया जाता था, बट आज के टाइम पे पूरे घर के लिए वो वोल्टेज रेगुलेटर एक सिंगल लगा दिया जाता है, या एसी के अंदर होता है। एसी को वोल्टेज रेगुलेटर के साथ ही असेंबल किया जाता है। सो वो वोल्टेज रेगुलेटर के अंदर क्या होता है? एक ट्रांसफॉर्मर होता है। अब वो ट्रांसफॉर्मर को जब आप स्प्लिट करके देखोगे, ओपन करने की कोशिश करोगे, क्यों ओपन करने की कोशिश करेंगे हम? बिकॉज कॉपर मिलेगा उसमें बहुत सारा, एंड कॉपर इज गुड कंडक्टर, सो दैट्स वाई कॉपर को थोड़ा सा कॉस्टली हम बेच भी सकते हैं। सो दैट्स वाई मैंने भी करके देखा था एक बार इसी तरह से। उसको जब स्प्लिट करके देखेंगे ना, वैसे तो आप उस पर कितने थोड़े बरसा लो, वो आसानी से निकलने वाला नहीं है, बट आप कैसे न कैसे करके उसकी एक जो लेयर है, एक मेटल का जो उसमें पीस है वो निकाल दो, उसके बाद वो अपने आप निकलने लग जाएगी। तो वो जो मेटालिक पीस है वो किसी भी ट्रांसफॉर्मर के अंदर ये जो लैमिनेटिंग कोर और जो मेटल की शीट्स, पतली पतली शीट्स हैं, वो दोनों ही साइमल्टेनियसली यूज की जाती हैं। एक ई शेप्ड भी हो सकती है, डब्ल्यू शेप्ड भी हो सकती है, आई शेप्ड भी हो सकती है, सी शेप्ड भी हो सकती है, किसी भी शेप की, बट एक सिंगल कोर नहीं होता। अब उसके ऊपर कॉइल लपेटी जाती है, उससे क्या होगा? एक ई शेप्ड ऐसे, उसके ऊपर एक ऐसे, उसके ऊपर एक ऐसे, और इन हर एक शीट के बीच में या तो लेमिनेटिंग कोर लगाओ। लेमिनेटिंग कोर का मतलब होता है एक केमिकल की थोड़ी लेमिनेशन टाइप कर दी जाती है ताकि वो आपस में टच में ना आए और एक बड़ा एडी करंट ना बन पाए। ओके, दूसरा आप ये भी कर सकते हो कि उनके बीच में एक कोई इंसुलेटिंग मटेरियल, पतली सी परत होती है पेपर टाइप, वो इंसुलेटिंग मटेरियल इंट्रोड्यूस करवा दो उसके बीच में। तो वो दोनों ही तरीके से आप एडी करंट को ओवरकम कर सकते हो। तो ये यहाँ पे वे टू रिड्यूस एडी करंट है। हाँ, हम एप्लीकेशन का जिक्र कर रहे थे। डेड बीट गैल्वेनोमीटर के बाद स्टूडेंट्स स्पीडोमीटर में भी इसका यूज किया जा सकता है। स्पीडोमीटर और ओडोमीटर। ओडोमीटर तो है जो किलोमीटर्स डिफाइन करते हैं, स्पीडोमीटर जो आपकी निडल स्पीड डिफाइन करती है। ये भी दो तरह के होते हैं, है ना, डिजिटल एनालॉग, दोनों टाइप के। दोनों ही टाइप्स की जो वर्किंग है वो बेस्ड एडी करंट पे ही करती है। अब डिजिटल है, डिजिटलाइजेशन तो चिप से की जाती है ना, सिलिकॉन चिप्स वो लगा दो उसके अंदर, सिलिकॉन चिप के अंदर मेमोरी भी होती है, उस मेमोरी से
आप किलोमीटर्स काउंट करके और वो रख सकते हो उसके अंदर सेफ। जब आप दोबारा स्टार्ट करोगे तो वो पुराने जो किलोमीटर्स हैं वो वहाँ से रफ नहीं हुए मिलेंगे, एज इट इज़ मिलेंगे। सो स्पीडोमीटर और ओडोमीटर ये दोनों ही एडी करंट पे ही काम करते हैं। कैसे काम करते हैं आपकी बाइक में, देखो ये जो टॉपिक्स हैं ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक्स हैं। सो यहाँ पे आपको 12th स्टैंडर्ड में ये जो टॉपिक्स हैं ये इतने ज़्यादा ओपनली नहीं बताए जाएंगे, बट फिर भी थोड़ा सा एक हिंट बता रहा हूँ कि जैसे कि आपका जो टायर है, टायर के अंदर स्पीडोमीटर का एक अलग से वायर डाला जाता है, और उस वायर के अंदर जो भी वायर डाला जाता है ना, वो वायर स्टेशनरी नहीं होता। जिस स्पीड से टायर मूव करता है, जिस स्पीड से आपका टायर का कोयल, टायर का बीच वाला पोर्शन मूव करता है, वहां पे जहां पे वायर डाला जाता है, उसी स्पीड से वो वायर भी मूव रोटेट करता है बिल्कुल। और जब वायर रोटेट करता है तो वो वायर कनेक्ट होता है एक मैग्नेट से, और ये मैग्नेट के अंदर एक और मटेरियल होता है, मैग्नेटिक मटेरियल, बट वो मैग्नेटिक मटेरियल कनेक्ट होता है एक स्प्रिंग से। जब ये मैग्नेट रोटेट होता है तो वो मैग्नेटिक मटेरियल टेंड्स टू रोटेट। वो मैग्नेटिक मटेरियल रोटेट नहीं होता, टेंड्स टू, तो मतलब रोटेट होने की बिल्कुल कैपेबिलिटी रखता है, बट ये स्प्रिंग उसको रेजिस्ट करता है, एंड वही कनेक्ट होता है आपके निडल से, और वो निडल डिफ्लेक्शन देना स्टार्ट कर देता है। सो स्पीडोमीटर का इतना, ये सिर्फ आपको एज ए एप्लीकेशन याद रखना है, माइंड में रखना है, ज़्यादा इसकी कहीं ऐसा अलग से बिल्कुल स्पीडोमीटर का डिवाइस, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल डिफाइन करो, इस टाइप से कोई क्वेश्चन नहीं आता यहां से। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक, जितनी भी इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हैं उनके अंदर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम यूज होने लग गया, जो एडी करंट की ही एक और एप्लीकेशन है। स्टूडेंट्स, ये जो एडी करंट की एप्लीकेशन, ये वाली एप्लीकेशन है, ये बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट यहां पे मानी जाती है, बिकॉज जो जनरल ब्रेकिंग सिस्टम था ट्रेनों में, उसको एक बार इससे कंपेयर करके देखते हैं कि क्यों ये ज्यादा एफिशिएंट मानी जाती है। जो जनरल ब्रेकिंग सिस्टम था उसके अंदर हम ब्रेक शू यूज करते थे। ब्रेक शू, ये अपना किसी भी रेल का टायर, और यहां पे एक ब्रेक शू, अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो ठीक है, नहीं किया हो तो अब नोटिस कर लेना, इस टाइप से ब्रेक शू लगे होते थे, और जैसे ही आप ब्रेकिंग सिस्टम दबाओगे, फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू सम मैकेनिकल वर्क। सेकेंड थिंग, ये जो ब्रेक शू जब टच होगा टायर्स पे तो फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होगी, फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होगी, ब्रेक शू रब होने स्टार्ट हो जाएंगे, रब होने स्टार्ट हो जाएंगे, यहां पे स्पार्किंग भी डेवलप होने लग जाती है। हाई स्पीड के अंदर ये ब्रेकिंग सिस्टम, जैसे कि ट्रेन आप देखते हो, अगर स्टेशन 1-1.5 किलोमीटर पहले, 2 किलोमीटर पहले, तभी से ये ब्रेकिंग सिस्टम ब्रेक लगाने स्टार्ट कर देते हैं। बट इन मेट्रो ट्रेन्स, दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में हैं, तो आप मेट्रो ट्रेन्स के अंदर जब सफ़र करते हैं तो उनके ब्रेकिंग सिस्टम ऐसे नहीं है। 1-1.5 किलोमीटर पे तो पूरा स्टेशन ही मिलता है। सो वो ऐसे नहीं है कि 1-1.5 किलोमीटर पहले ब्रेक लगाना स्टार्ट कर दो। बट ये जो मालगाड़ियाँ हैं, जो जितने भी लोड चलते हैं ट्रेन टाइप में, हम मालगाड़ी, उनके अंदर ऐसा ब्रेकिंग सिस्टम होता है, ब्रेक शू टाइप, वो भी आने वाले टाइम में मॉडिफाई होगा। तो जो ब्रेक शू टाइप है, उनके अंदर फ्रिक्शन के कारण, मैकेनिकल जो लॉस होता है उसके कारण, पहली चीज तो टाइम ज्यादा लगता है ब्रेकिंग से। ये हाई स्पीड में जब इनको ब्रेक लगाने होते हैं तो 1.5-2 किलोमीटर पहले, स्टेशन आने से 1.5-2 किलोमीटर पहले से ही ब्रेक लगाना स्टार्ट कर देते हैं। बट यहां पे अब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम में आपका जो टायर है, रेल्स बोलते हैं इनके, ये सिस्टम यहां पे अब नहीं है। इसके साइड में, बिल्कुल साइड में एक कॉइल कनेक्ट कर दी जाती है, और ये कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट कह सकते हो आप इसको, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक। आप इसको, अच्छा,
वन थिंग, ये आपका प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बन सकता है। जैसे कि 12th क्लास में प्रैक्टिकल्स के टाइम पे एक वर्किंग प्रोजेक्ट अगर आपको चाहिए, वर्किंग मॉडल चाहिए, तो ये आपका वर्किंग मॉडल बन सकता है। किसी भी आपके घर के अंदर कोई भी स्टील की प्लेट हो, एल्यूमिनियम प्लेट हो, उसका यूज़ कर सकते हो आप। उसको एक मोटर के साथ फिट करो और मोटर को स्टार्ट करो, और मोटर स्टार्ट होने के बाद कोई भी मैग्नेट, जरूरी नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेट, कोई भी मैग्नेट उसके पास ले आओ, मोटर की जो स्पीड है वो रिस्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे पास लाते, टच मत करो, टच नहीं करना। ये इसीलिए एज कंपेयर टू फ्रिक्शनल ब्रेक शू वाले जो ब्रेक होते हैं उनके कंपैरिजन में ये इसीलिए मोर एफिशिएंट माना जाता है, क्योंकि टच ही नहीं करना आपको, सिर्फ उसके पास लाओ मैग्नेटिक फील्ड उसको, क्योंकि वो घूम रही है, सो ऑब्वियसली मोशनल ईएमएफ जनरेट होगा। मोशनल ईएमएफ जनरेट होगा तो रेस्ट्रिक्ट करेगा, एडी करंट जनरेट होगा, वो एडी करंट अपोज करेगा मोशन को। सो दैट्स व्हाई यहां पे जो कोयल है, ये कोयल के अंदर आप एडी करंट प्रोड्यूस करवाते हो। ये भी दो तरह के होते हैं, एक तो बिल्कुल फ्लैट टाइप, और एक जैसे कि आपके बाइक में डिस्क ब्रेक होते हैं ना, देखो ये जो अलग से ड्रम टाइप निकाला जाता है इनके टायर्स के अंदर, ये टायर हैं और इनका ये एक्सल है, अलग से ड्रम टाइप निकाला जाता है, ये दो टायर्स रेल के ऐसे, और इनके ऊपर जैसे डिस्क ब्रेक आपने देखे होंगे ना इस टाइप से, ऐसे ये कॉइल रखी जाती है, और ये कॉइल यहाँ पे भी एक मैग्नेट है, यहाँ पे भी एक मैग्नेट है। ये कॉइल क्या करेगी, जैसे ही आप इनके अंदर आपको कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक बटन ऑन करना पड़ता है, कोई मैकेनिकल एडवांटेज नहीं। जैसे कि आप सिंपल साइकिल से ही लगा लो, साइकिल के अंदर आपको ब्रेकिंग सिस्टम, बाइक के अंदर जो ब्रेकिंग सिस्टम है, गाड़ियों के अंदर जो ब्रेकिंग सिस्टम, मैकेनिकल वर्क डन करना पड़ता है। यहाँ पे कोई मैकेनिकल वर्क डन नहीं, कोई डायरेक्ट टच की जरूरत नहीं, आप सिर्फ स्विच ऑन करो, इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये जो हमारा छोटा सा अलग से ड्रम निकाला हुआ है, इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन पैदा होगी ड्यू टू एडी करंट, अपोजिंग करंट, वो रेस्ट्रिक्शन इसको स्टॉप करने में काम आएगी, और ये सडन ब्रेकिंग सिस्टम में कैपेबल है। तो यहां पे सडन ब्रेकिंग सिस्टम पॉसिबल नहीं है। जितनी भी हाई स्पीड ट्रेनें हैं, बुलेट ट्रेन्स आ रही हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रिक ब्रेक्स हैं, बिल्कुल टच करने की जरूरत ही नहीं, अपने आप ब्रेकिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाए। अच्छा, और भी एक पढ़ाया जाता है इसमें ही कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फर्नेस भट्टी से आपको तंदूर की भट्टी जरूर याद आ रही होगी। उसमें भी ऐसा ही होता है क्या, आपको बहुत सारा कोयला डालना पड़ता है, और वो कोयला डलने के बाद भी उसको स्टार्ट होने के लिए आधा घंटा 1 घंटा वो डला रहने दो, वरना धुआं निकलेगा बहुत सारा, है ना। स्टार्ट होने के लिए, स्टार्ट क्या होना है, स्टार्ट उसके जो इनर सरफेस है उसको हाई टेम्परेचर तक पहुंचाना पड़ता है। हाँ, अब उन सारी चीजों को रिमूव करके हम अगर इसी के साइड में एक कॉइल इंट्रोड्यूस करवा दें, ये मेटल की चद्दर टाइप एक ले लें और उसके साइड में एक कोयल इंट्रोड्यूस करवा दें, और अब उस कोयल को आप कनेक्ट कीजिए अपने एसी सोर्स से, एसी सोर्स अल्टरनेटिंग करंट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज होगी पोलैरिटी चेंज होगी, पोलैरिटी चेंज होगी करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, सब कुछ चेंज होगा, एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल इंड्यूस एन ईएमएफ। एंड अगर वो ईएमएफ है, यहां पे ना प्योर मेटल नहीं यूज होता, फर्स्ट थिंग, और यूज होता है, और इम्प्योर मेटल, क्योंकि रेजिस्टेंस हाई है, तो एज वी नो I²RT करंट है, तो हीट भी पैदा होगी, हीट पैदा होगी तो आप एज ए फर्नेस यूज कर सकते हो। और फर्नेस के अंदर आप सिंपल ये ही नहीं, आप किसी मेटालिक ओर को मेल्ट करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हो। इसके अंदर कोई भी मेटालिक ओर का ब्लॉक डालो, है ना, मेटालिक ओर को ही तो मेल्ट करके आप प्योर मेटल निकालते हो, तो वो सारी चीजें आप यहां से इसकी फर्नेस से कर सकते हो। सो ये थी आपकी स्टूडेंट्स कंप्लीट एडी करंट, उसके एडवांटेज, उसकी डिसएडवांटेज, और उसका वे टू रिड्यूस एडी करंट। ये एक कंसेप्चुअल टॉपिक था, थ्योरेटिकल टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा उसमें थोड़ा मैथमेटिकल डेरिवेशन हम करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट आए
तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में डालें. कमेंट सेक्शन इज़ वेटिंग फॉर यू. अदरवाइज थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम.